ताकत से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सो निहाल। देश को बदलने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही यशस्वी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में मानसा की इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित व्यापारियों व्यवसायियों के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी मानसा जिला परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष ऊर्जावान आदरणीय श्री राकेश जैन जी, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक व्यवस्था के आधार पर प्रभारी के रूप में अपना मार्गदर्शन करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय अरुण नारंग जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मक्खनलाल जी, आदरणीय सूरज छाबड़ा जी, आदरणीय सतीश गोयल जी, आदरणीय मोहनलाल गर्ग जी, आदरणीय पावन सिंह नकई जी, आदरणीय गोमाराम जी, भोला सिंह जी, विनोद काली जी, और आज इस सभागार में बड़ी संख्या में उपस्थित आए मानसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए और समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी देवियों, सज्जनों, महानुभावों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो देश भर में काम करते हैं, उन सब कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। ये धन्यवाद, ये साधुवाद, ये आभार मैं मात्र इसलिए नहीं ज्ञापित करना चाहता कि आज इस बड़ी संख्या में इस दोपहर के समय अपने व्यापार के, व्यवसाय के काम को छोड़ करके आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित आए, ये निश्चित ही अभिनंदन का विषय है और मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आप लोग सब दिन के समय में काम छोड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय से समय निकाल करके यहाँ उपस्थित आए, लेकिन मैं आपका अभिनंदन और आभार इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज देश जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, पूरा विश्व जिस सम्मान की दृष्टि से एक बार फिर भारत को देखने लगा है, विश्व भर में भारत की जो नई पहचान कायम हुई है, भारत का सम्मान जिस तरह से विश्व के पटल पर एक बार फिर बढ़ा है, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की बात को गंभीरता के साथ में सुना जाता है। या मैं ये कहूं कि आज दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कॉमनवेल्थ हो, G20 हो, G9 हो, G11 हो, G7 हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत को इग्नोर करके या भारत के खिलाफ, भारत के हितों के विपरीत कोई फैसला हो सके, ये संभव नहीं। ऐसे समय में जब देश के का सम्मान दुनिया भर में स्थापित हो रहा है और साथ साथ में देश का गरीब, देश का पिछड़ा हुआ व्यक्ति इस बात का एहसास करने लगा है कि वर्तमान की सरकार मेरे लिए काम करने वाली सरकार है, देश के करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन होकर के देश सशक्त हुआ है, और जो विश्वास देश का आजादी के बाद में निरंतर जिस तरह से सरकारें काम कर रही थी, उन सरकारों के कामकाज के चलते हुए देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला था, देश में जिस तरह से आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर क्षरण होकर के एक कमजोर देश की छवि पूरे दुनिया में बनने लगी थी, उससे बाहर निकाल करके लोगों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में जो ये कामयाबी मिली,
ये जो सफलता मिली है भारत की पहचान बनाने की और गरीबों का कल्याण करते हुए देश में का आत्मविश्वास जागृत करके देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे करके देश को विकसित देश बनाया जा सकता है। देश को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो सफलता, जो यशस्वी काम पिछले 9 साल के इस कालखंड में हुआ है, ये अवसर प्रदान करने के लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर के जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में काम करती है, उस विचारधारा का जो बीज जनसंघ के जमाने में आज से लगभग 70 साल पहले, जो 65 साल पहले जो बीज आरोपित किया गया था कि भारत का खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए और भारत में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के हम काम करेंगे। भारत के हितों के समझौता किए बिना हम देश को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करेंगे। बीज जब दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 60 के दशक में दिया, उस बीज को बीज रूप के समय में, क्योंकि उंगलियों में गिन सकने वाले जितने से लोगों से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और तमाम विपरीत परिस्थितियों में जब देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के इस विचार की स्वीकार्यता नहीं थी, गांव में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानने वाले, विचार को प्रश्रय देने वाले, उस विचार का संरक्षण करने वाले लोग नहीं थे, हमारी कहीं एंट्री नहीं थी। उस समय में देश भर में अगर किसी ने इस विचार को शैशव अवस्था में बीज जब अंकुरित होकर के 2 पत्ती वाला निकलता है और उस समय उसको जिस तरह के संरक्षण की आवश्यकता है, गर्मी से, धूप से बचाने की, सर्दी से बचाने की, बरसात में संरक्षण देने की, या जिस तरह से अपने घर में जन्म लेने वाले बच्चे को हम संभालते हैं शैशव अवस्था में और उसको बड़ा होने तक उसको संरक्षण जिस तरह से प्रदान करते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचार या जनसंघ के राष्ट्रवादी विचार को प्रारंभ से लेकर के शैशव अवस्था में बीज रूप में उस समय संभालने का, संवारने का, नर्चर करने का, खाद पानी देने का, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए धन से उसको सिंचित करने का काम अगर देश भर में किसी ने किया तो देश के व्यापारियों व्यवसायियों ने किया। देश भर के व्यापारियों व्यवसायियों ने भारतीय जनता पार्टी के पौधे को संरक्षित किया, इस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के देश की सेवा कर रहा है और देश में ये सम्मान और देश का सम्मान बढ़ाते हुए देश में ये विश्वास जागृत करने में कामयाब हुआ है कि हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। उस बीज का संरक्षण करने के लिए भी मैं सारे व्यापारी व्यवसायियों बंधुओं का आज इस महत्वपूर्ण समय में अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जिस तरह की हालात में हमने आजादी प्राप्त की, जिस तरह के हालात में, जिस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में जितने सारे बलिदानों के साथ में देश आजाद हुआ, लगातार लगभग 100 साल के उस संघर्ष में अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी, अनेक लोगों के बलिदान के बाद में देश आजाद हुआ था। लेकिन लगातार ये निरंतर लोगों के मन में उस आजादी की लड़ाई में तमाम तरह के दमन चक्र होते हुए भी, तमाम तरह की यातनाएं दिए जाने के बावजूद भी लोगों के मन में वो जज्बा लगातार 100 साल तक जीवित रहा, जो प्रेरणा 100 साल तक जीवित रही, जिस निरंतरता ने हमें आजादी दिलाई। वो जो भाव लोगों के मन में था, उस भाव के साथ में कालांतर में बनी भी सरकारों ने न्याय नहीं किया। गुलामी की बेड़ियों से टूट करके हम आजाद देशक हुए, लेकिन हमारी मानसिकता फिर भी गुलामी की मानसिकता बनी रही। हम भारतीय दृष्टिकोण से सोचने के अभाव के कारण से हमारी जड़ों से दूर होते गए और उसके परिणाम स्वरूप भारत निरंतर पिछड़ते हुए कमजोर देश की छवि ऐसा बना चुका है। और 2004 से 14 का जो कालखंड भारत में आया है, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की कालरात्रि या अमावस की रात अगर कहा मैं कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा समय है, हर दूसरे तीसरे महीने एक न एक बड़ा घोटाला होता था। जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आसमान की तरंगों तक, स्पेक्ट्रम तक कितने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले देश में हुए। और निरंतर घोटालों के कारण से जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी थी, देश के नागरिकों का जो आजादी हमने, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद में, इतने बलिदानों के बाद में अर्जित की थी,
उस व्यवस्था से भी विश्वास कहीं डगमगाने लगा तो लोग ये सोचने को मजबूर होने लगे थे कि हमारी बाढ़, जिस बाढ़ को हम चुन करके भेजते हैं वही अब खेत को खाने लगे। और ऐसी परिस्थिति में जब देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, आर्थिक मोर्चे पर हालात ये थे कि भारत को दुनिया के अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने वाले लोगों ने, उन एजेंसीज ने भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज की में जो है वो सम्मिलित कर दिया। दुनिया की सबसे कमजोर और सबसे खतरे में जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से भारत को एक मान लिया गया। आर्थिक मोर्चे के साथ साथ में सामरिक मोर्चे पर भी भारत विफल था। हमारी सीमाओं पर, जिन सीमाओं की रक्षा के लिए देश में अनेक लोगों ने कुर्बानी दी है, इस पंजाब के लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके जिन सीमाओं को सुरक्षित रखा, वहाँ हमारे सैनिकों का सिर काट करके और ले जा जो है पाकिस्तान में ले जाया गया। हमारे सैनिकों को मार करके डंडों पर लटका करके बांग्लादेश, जिसका अस्तित्व हमारी सेना के कारण से बना, इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते थे और देश निश्चित रूप से उसमें ग्लानि के बोझ से गुजरता था। देश में आंतरिक सुरक्षा, जो देश की प्रगति और आर्थिक प्रगति का आधार है, मेरुदंड है, वो आंतरिक सुरक्षा खतरे में थी। और हर दूसरे तीसरे महीने कोई न कोई एक बड़ी आतंकवादी घटना देश के किसी न किसी शहर में होती थी। हमारे धार्मिक और मान्यता और आस्था के केंद्रों पर हमले किए जाते थे, कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर में, कभी अहमदाबाद के अक्षर मंदिर में, और एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से देश भर में हर एक बड़े शहर में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आतंकवादी घटना होती है। और हर आतंकवादी घटना के प्रतिकार में हमारी सरकारें और सरकारों में मुखिया के तौर पर बैठने वाले लोग वो फौरी तौर पर केवल मात्र टिप्पणी करके कि अब की बार ऐसा न हो, हम चेतावनी देते हैं, दबे स्वरों में, मरे स्वरों में इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के अमेरिका के सामने या यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी गुहार लगाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। उस दुरूह परिस्थिति में जब देश का विश्वास डगमगाने लगा था, तब देश ने पूरी बहुमत की ऐतिहासिक सरकार बनाने का अवसर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को दिया।